subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के बारे में। एज ए रेफरेंस हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के बारे में, समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है, किस तरह सिग्नलिंग ये प्रोड्यूस करता है। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक फार्माकोडायनामिक का पार्ट है जो भी हम फोर्थ सेमेस्टर में इन्वॉल्व है या फार्माकोलॉजी में इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, सो नाम में ही इसका है कि ऐसे रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियस के थ्रू अपना जो फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इनका जो लोकेशन है वो क्या होगा, इंट्रा सेलुलर होगा, मीन्स सेल के इनसाइड होगा, इनसाइड द सेल, आइदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इनका जो मेन लोकेशन होता है वो आपके सेल्स के अंदर में साइटोप्लाज्म में होता है या फिर आपके न्यूक्लियस भी हो सकता है। सो क्योंकि ये आपके सेल्स के इनसाइड होते हैं, इसका मतलब आपके जो ड्रग हैं उनको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ऐसे ड्रग जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं वही आपके सेल के अंदर पे या इनर साइड पे इंटर कर पाएंगे। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी इंटर टू द सेल एंड एक्टिवेट द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो पहली खास बात यह है इस रिसेप्टर में कि जितने भी ड्रग इस पे काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे, तभी वो इस रिसेप्टर पे काम कर सकेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि ये रिसेप्टर सेल्स के अंदर पे होते हैं, तो ड्रग को, एगोनिस्ट को या लिगांड को सेल्स के अंदर पे जाना पड़ेगा। ठीक, द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड आइदर द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपके इनसाइड द सेल होते हैं, या होंगे आपके साइटोप्लाज्म में होंगे या होंगे हमारे न्यूक्लियस पे। तो उसके बेस पे भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, आपका साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स टाइप 1 और न्यूक्लियर रिसेप्टर टाइप 2। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स हैं लाइक स्टेरॉइड के जितने भी हैं आपके, खासकर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये आपके होते हैं साइटोप्लाज्म में। जबकि बात करें थायरोक्सिन हार्मोन के रिसेप्टर्स की, से हम बोलते हैं थायरोक्सिन रिसेप्टर्स, वो होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डाट कर सकते हैं। सो दीज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वर्क with the other proteins to regulate the expression of a specific gene, thereby controlling the development, homeostasis and metabolism of the organism। क्योंकि ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं दूसरे प्रोटीन्स के साथ में आपके स्पेसिफिक जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं, इसलिए इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है या वर्किंग जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, बहुत लंबे समय बाद ये अपना एक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, और इसलिए ये जो है जीन लेवल पे काम करते हैं, जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए ये जो बेसिकली हमारे जो ऑर्गन के जो डेवलपमेंट है, होम्योस्टेसिस है या फिर हमारे जो मेटाबॉलिज्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं, खासकर स्टेरॉयडल हार्मोन्स, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो या सेक्स हार्मोन हो, वो काम करते हैं। इसके बाद जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो भी इसमें काम करता है। ठीक है, एंड द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बाइंड्स डायरेक्टली टू द HRE। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, हमारे जो DNA है, DNA में स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, जीन्स होते हैं, तो उनमें हर एक रिसेप्टर्स के लिए, हर एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे, उस जीन पे जाके स्पेसिफिकली बाइंड होता है और उस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, आइदर अप रेगुलेटेड आइदर डाउन रेगुलेटेड। तो उस पर जो जीन एक्सप्रेशन है उसको डाउन भी और अप रेगुलेटेड दोनों कर सकता है। ठीक है, एंड रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द एडजेसेंट जीन, हेंस दिस रिसेप्टर आल्सो क्लासिफाइड एज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो इसलिए हम इस रिसेप्टर्स को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाले क्लास में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इसके मोड ऑफ एक्शन पे या मोड ऑफ मैकेनिज्म पे। तो उस पहले बात करते हैं इसके बेसिक टाइप्स के बारे में। तो इसे हम 4 टाइप के या 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है क्लास 1, जिसमें आते हैं स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स। ऐसी बात करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, एस्ट्रोजन हो और एंड्रोजन्स हैं, इनके रिसेप्टर्स होते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, याद रखिए। इसके अलावा ये बनते हैं होमोडाइमर। जब रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जब आपके लिगांड है, एगोनिस्ट हैं या आपके ड्रग हैं, इस रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, तो एक्टिवेट होने के बाद वो डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट्स होते हैं। तो जो डाइमर होगा वो क्या होगा, होमोडाइमर, मीन्स सेम टाइप के रिसेप्टर्स आपस में डाइमर फॉर्म करेंगे और आपके दोनों ही
स्पेसिफिक रीजन पे डायरेक्ट रिपीट और इन्वर्टेड रिपीट इस स्पेसिफिक रीजन पे जाके बाइंड करते हैं हमारे डीएनए पे, जो कि होगा HRE हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पे। ठीक है, क्लास 2 में आते हैं हमारे रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, जिसे हम RXR भी बोलते हैं, जो कि होते हैं हेटेरोडाइमर। मीन्स इसमें दो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स डाइमर फॉर्म करते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन है, आपके RAR है, ECR है, PPAR, अल्फा बीटा गामा है, VDR है। ठीक है, तो इसमें होते हैं हेटेरोडाइमर यूजुअली विद द RXR, मीन्स आपके जो रेटिनॉइड रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में। तो ये हमारा RXR है, ये हमारा हो सकता है थायराइड रिसेप्टर्स। साथ में इसमें एक तरीके से को सप्रेसर भी होते हैं, को सप्रेसर प्रोटीन्स भी होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली होते हैं हमारे न्यूक्लियस पे, याद रखिए। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब आते हैं क्लास 3 डायमरिक ऑर्फेन रिसेप्टर्स। तो इसमें भी डायमरिक होते हैं बट होते हैं ऑर्फेन रिसेप्टर्स। अब ऑर्फेन क्यों बोला गया है? ऐसे रिसेप्टर्स जिनका कोई स्पेसिफिक लिगांड या इंडोजेनियस लिगांड नहीं हो या मालूम ना हो, तो ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनका हमारे बॉडी में स्पेसिफिक एगोनिस्ट या लिगांड जो है एक तरीके से अननोन है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं होमोडाइमर्स इसमें बनते हैं। इसमें भी आपके दोनों सेम रिसेप्टर्स के डाइमर फॉर्म करते हैं बट अलग अलग तरीके से, इस तरीके से करते हैं, इसमें इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं RXR, HNF4 और COUP-APR। इनकी डिटेल क्या है इसके बारे में जानने की जरूरत आपको नहीं है फिलहाल। ठीक है, जब आप PhD करेंगे तो भी शायद आपको जरूरत ना पड़ेगी डिटेल में जानने के लिए। अब आते हैं क्लास 4 रिसेप्टर्स, जिसमें होते हैं हमारे मोनोमरिक ऑर्फेन रिसेप्टर्स। इसमें आपके डायमरिक थे ऑर्फेन रिसेप्टर, इसमें होंगे मोनोमरिक। मतलब इसमें डायमर और मोनोमर दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो बाइंडिंग है, जो डीएनए से बाइंडिंग है, वो केवल एक रिसेप्टर्स का होगा। भले ही इसमें 2 रिसेप्टर ज्वाइन हो सकते हैं, मान लो कोई और रिसेप्टर इसमें जाके मान लो इस तरीके से ज्वाइन हो, है ना, लेकिन आपकी जो बाइंडिंग है वो एक ही रिसेप्टर्स जो हैं आके बाइंड करेगा। ठीक, याद रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग ग्लूकोइड रिसेप्टर्स पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे ग्लूकोइड रिसेप्टर्स का। ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, एज इट इज होता है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, 3D स्ट्रक्चर अलग होता है। हम क्यों समझाने के लिए बता रहे हैं कि इस तरीके से दिखाई देता है। मतलब इसमें हमारे होते हैं COH या कार्बोक्सी टर्मिनल्स पे होते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बाइंडिंग साइट्स, जिसे हम बोल सकते हैं GBS या ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, अब इसमें होते हैं अटैच होते हैं कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ रेगुलेटर होते हैं, जैसे कि आपका HSP90 या हीट सोक प्रोटीन 90 या हीट सोक प्रोटीन 70 भी होते हैं। ये जो एरिया है वो हमारा डीएनए बाइंडिंग डोमेन या डीएनए बाइंडिंग साइट्स, जहाँ पे डीएनए बाइंड करता है विद हेल्प ऑफ जिंक फिंगर्स। अभी जिंक फिंगर्स क्या है? जिंक फिंगर्स are made up of the loop of amino acids with the chelating zinc ion and regulate the bind with the HRE in DNA। तो कहीं ना कहीं ये जिंक फिंगर्स है HRE जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं। अब इस केस में होगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स। तो उस एलिमेंट्स को, उस आपके एरिया को, जीन को सेंस करता है, रिकॉग्नाइज करता है और जाके बाइंड करता है। ठीक है, और NH2 टर्मिनस, ये आपका है NH2 टर्मिनस। ठीक है, अब HSP क्या रोल है इसका? जो हिट्स ऑफ प्रोटीन्स 90 है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर्स से GR के साथ में, और उस समय होगा इनएक्टिव होगा। जैसे ही ड्रग आके बाइंड होगा, बाइंड होने की वजह से आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और HSP90 जो हैं इससे होंगे अलग, होंगे डिसोसिएट होंगे, और फिर ये रिसेप्टर्स फिर डाइमर फॉर्म करेंगे। सो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे उसको एक तरीके से इनहिबिटरी एक्शन में रखे रहता है। जैसे ही ड्रग बाइंड होता है वैसे ये अपना इनहिबिटरी एक्शन को रिमूव करता है और आगे अपना प्रोसेस जो है चालू करता है। सो कॉम्प्लेक्स विद द GR आफ्टर बाइंडिंग विद द ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स इन GR रिसेप्टर्स HSP90 डिसोसिएट एंड रिमूव द इनहिबिटरी एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आते हैं इसके बेसिक पाथवे के बारे में। तो जैसे कि ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बना होता है फॉस्फोलिपिड से। तो अल्टीमेटली जो लिपिड सोलबल ड्रग हैं, चाहे वो हमारा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्यों ना हो या हार्मोन हो, वो बेसिकली इंटर करेंगे हमारे सेल्स के अंदर पे। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एगोनिस्ट बाइंडिंग टू GR और रिसेप्टर्स। तो इसमें हमारे जो ड्रग आके पेनिट्रेट करेंगे और बाइंड होंगे उसके लिगांड बाइंडिंग साइट्स पे, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स पे। जैसे ही बाइंड होंगे आपका जो HSP है वो डिसोसिएट होगा और आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो बनेंगे डाइमर फॉर्म। तो सेकेंड
स्टेप में क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ द HSP90 एंड डायमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो रिसेप्टर्स हैं फर्दर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स हैं फर्दर ट्रांसलोकेट होंगे हमारे इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ट्रांसलोकेशन बाइंड विद द को एक्टिवेटर्स एंड बाइंडिंग टू द HRE, ठीक है, यहाँ इसमें GRE होगा। तो ये रिसेप्टर ट्रांसलोकेट होंगे और अपने को रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे या को एक्टिवेटर के साथ बाइंड होंगे और ये आपके HRE के में से बाइंड होंगे। अब यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर DNA में जीन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे बनेगा mRNA, mRNA से बनता है थ्रू द ट्रांसलेशन प्रोटीन, तो अल्टीमेटली बनेगा प्रोटीन सिंथेसिस होगा जो कि फंक्शनल प्रोटीन होंगे और वही प्रोटीन अपने जो सेलुलर रिस्पॉन्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरीके से काम करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।